नमस्कार, मैं मीरा ठाकुर, प्रवक्ता हिंदी, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान नाहन से। आज मैं आपके साथ डीएलएड द्वितीय वर्ष विषय हिंदी शिक्षण कोर्स 205 इकाई 3 से पाठ्यक्रम तथा भाषा शिक्षण में हिंदी शिक्षण पद्धति का अर्थ तथा प्रमुख पद्धतियाँ के बारे में चर्चा करूंगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हिंदी शिक्षण पद्धति का अर्थ क्या है। पद्धति शब्द अंग्रेजी शब्द का मेथड का हिंदी रूपांतरण है। कुछ विद्वानों के अनुसार हिंदी भाषा में पद्धति के लिए विधि शब्द का भी प्रयोग किया गया है। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षक जिस क्रियाशील, परिवर्तनशील व व्यवहारिक क्रिया को अपनाता है ताकि विद्यार्थियों को सरलता से, सुगमता से पाठ्य सामग्री का ज्ञान हो सके, वह शिक्षण पद्धति कहलाती है। किसी भी विषय की शिक्षा देने के लिए पाठ्यक्रम को आधार बनाया जाता है। पाठ्यक्रम का चयन करना, उसे क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करना ताकि विद्यार्थियों को उसका अधिगम हो सके, इसलिए शिक्षण पद्धति का प्रयोग किया जाता है। और शिक्षण पद्धति का से तात्पर्य है पाठ्य वस्तु तथा उसके प्रस्तुतिकरण से। शिक्षण पद्धति की परिभाषाएं। बाइनिंग के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया का गतिशील कार्य ही शिक्षण पद्धति है। तो जहाँ पर शिक्षण प्रक्रिया गति करती है, आगे बढ़ती है, वो कार्य ही शिक्षण पद्धति कहलाता है। दूसरा है जॉन ड्यूबी के अनुसार शिक्षण पद्धति वह तरीका है जिससे हम पाठ्य सामग्री को व्यवस्थित करके निष्कर्षों को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं, ये स्पष्ट होता है कि शिक्षण पद्धति परिवर्तनशील होती है। शिक्षण पद्धति में शिक्षण क्रियाशील होती है और शिक्षण पद्धति शिक्षण के उद्देश्यों के अनुरूप होती है। शिक्षण पद्धति अधिगम प्रक्रिया में सहायक होती है। हिंदी शिक्षण पद्धतियाँ कौन-कौन सी है? आज के समय की जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित है, इसलिए शिक्षा विद्यार्थियों की अवस्था, मानसिक स्तर को ध्यान रखकर ही प्रदान की जाती है। अन्य विषयों की तरह हिंदी शिक्षण के लिए भी शिक्षण पद्धतियों की आवश्यकता होती है, क्योंकि इससे अध्यापक का आत्मविश्वास बढ़ता है। और द्वितीय या तृतीय भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के लिए निम्नलिखित पद्धतियां प्रचलित है। सबसे पहले है प्रत्यक्ष पद्धति। प्रत्यक्ष पद्धति अंग्रेजी भाषा में इसे डायरेक्ट मेथड कहा जाता है। इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले यूरोप में 19वीं शताब्दी में भाषा शिक्षण के लिए किया गया। फ्रेजर आदि विद्वानों ने नए ढंग से पाठशालाओं हेतु पाठ्यपुस्तकें लिखी। आरंभ में इस पद्धति द्वारा सिर्फ अंग्रेजी भाषा की ही शिक्षा दी जाती थी, परंतु धीरे धीरे अन्य भाषाओं के लिए भी इस पद्धति का प्रयोग किया जाने लगा। इस पद्धति में हिंदी भाषा का शिक्षण वार्तालाप या बातचीत द्वारा आरंभ किया जाता है। शब्द, वाक्य आदि के शिक्षण हेतु शिक्षक किसी वस्तु और उस वस्तु के लिए जो प्रचलित शब्द है उसके बीच में समन्वय स्थापित करता है और साथ ही साथ छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करता है। एक वस्तु दिखाता है और उस वस्तु के लिए जो शब्द प्रयोग में लाया जाता है उस शब्द का प्रयोग करता है। तो जैसे दीवार की ओर संकेत करते हुए यह दीवार है, तो दीवार को भी दिखाता है और दीवार शब्द जो दीवार के लिए प्रयुक्त होता है। पेन दिखाते हुए यह पेन है, तो वस्तु और शब्द के बीच में क्या किया जाता है? समन्वय स्थापित किया जाता है। इस पद्धति में विद्यार्थी को सबसे पहले बोलना सिखाया जाता है और उसके बाद उसे पढ़ना और लिखना सिखाया जाता है। इस पद्धति में विभिन्न क्रियाओं का बोध कराने के लिए अध्यापक को अभिनय करना पड़ता है, अंग संचालन आदि करना पड़ता है। वर्तमान समय में इस पद्धति में दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग भी होना शुरू हो गया है।
यह पद्धति पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक पद्धति है। इस पद्धति के प्रयोग से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्वाभाविकता आ जाती है। इस पद्धति में शिक्षक अभिनय अंग संचालन करता है तथा विद्यार्थी आनंद व रुचि के साथ हिंदी भाषा सीखने लगता है। इसके बाद आती है व्याकरण पद्धति। व्याकरण पद्धति, जिसे अंग्रेजी में इनडायरेक्ट मेथड या ग्रामर मेथड भी कहा जाता है। इस पद्धति में अहिंदी भाषी विद्यार्थियों को उनकी मातृभाषा के माध्यम से हिंदी भाषा सिखाई जाती है। जिन विद्यार्थियों की मातृभाषा हिंदी नहीं है, जो अहिंदी भाषी है, उन विद्यार्थियों को उनकी मातृभाषा के आधार पर हिंदी भाषा सिखाई जाती है। इस पद्धति का प्रयोग प्राय माध्यमिक स्तर या उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को हिंदी भाषा सिखाने के लिए किया जाता है, क्योंकि उस स्तर तक, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्तर तक, वे अपनी मातृभाषा के व्याकरणिक नियमों से परिचित हो जाते हैं और अध्यापक ये मान लेता है कि विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा के जो व्याकरण संबंधी नियम है, उनकी पूरी तरह से जानकारी है। अपनी मातृभाषा पर उनका पूर्ण अधिकार है। फिर उसकी मातृभाषा को आधार बनाकर हिंदी भाषा सिखाई जाती है। इस प्रकार हिंदी अध्यापक विद्यार्थियों को हिंदी भाषा व उनकी मातृभाषा के समान व्याकरणिक नियमों से परिचित कराता है। उदाहरण के लिए बांग्ला भाषा व हिंदी भाषा में वाक्य संरचना एक समान है। सबसे पहले हम वाक्य बनाते हुए कर्ता, कर्ता के बाद कर्म और कर्म के बाद क्रिया। तो ये जो वाक्य की संरचना है हिंदी भाषा की है और साथ में बांग्ला भाषा का भी यही वाक्य संरचना के लिए सिद्धांत है। इसके विपरीत अगर हम इंग्लिश भाषा की बात करते हैं तो इंग्लिश भाषा में सबसे पहले कर्ता, कर्ता के बाद क्रिया और फिर कर्म। उसके बाद ये विद्यार्थी की मातृभाषा के किसी एक वाक्य को हिंदी भाषा में रूपांतरित करने के लिए कहता है और उनका जितना संभव हो सकता है मार्गदर्शन करता है। जब विद्यार्थी मौखिक रूप से अनुवाद करना सीख जाता है, तब उसे हिंदी भाषा के लिखित रूप से परिचित कराया जाता है। विदेशों में हिंदी भाषा सिखाने के लिए तथा अहिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी सिखाने के लिए इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। यह पद्धति प्रमुख शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर पर आधारित है। जैसे कि हमने पहले शिक्षण सूत्र पढ़े हैं, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर जो शिक्षण सूत्र है उसको इस पद्धति पर वो लागू होता है। विद्यार्थी को हिंदी भाषा के वाक्य विन्यास आदि ज्ञान प्राप्त करने में सरलता हो जाती है। इस पद्धति द्वारा हिंदी शिक्षण का कार्य अपेक्षाकृत सरल व सहज हो जाता है। उसके बाद आता है गणक यंत्र आधारित बोधन पद्धति या विधि। तो ये जो पद्धति है यंत्र पर आधारित है और ये पद्धति अपेक्षाकृत अन्य पद्धतियों से नई पद्धति है। विदेशों में कंप्यूटर और मशीनी अनुवाद यंत्रों जैसे साधनों का इस पद्धति में प्रयोग किया जाता है। इस पद्धति में कंप्यूटर, मशीनी अनुवाद यंत्र आदि का प्रयोग करके हिंदी भाषा को सिखाया जाता है। परंतु भारत में इस पद्धति का प्रचलन बहुत कम है, क्योंकि एक तो भारतीय भाषाओं पर अधिक सॉफ्टवेयर नहीं बने हैं और दूसरा जो ये यंत्र प्रयोग में लाए जाते हैं बहुत महंगे हैं तथा सभी विद्यार्थियों में इनका प्रयोग करना कठिन हो जाता है। इसके बाद आती है समन्वय पद्धति। इस पद्धति में अध्यापक विद्यार्थी की मातृभाषा व हिंदी भाषा के बीच समानता और विभिन्नता स्पष्ट करता है। अध्यापक क्या करता है, विद्यार्थी की जो मातृभाषा है और हिंदी भाषा के बीच में समन्वय स्थापित करता है, उसकी समानता और भिन्नता को स्पष्ट करता है। उसके बाद शिक्षक विद्यार्थी की मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा के व्याकरण के नियमों, शब्द, वाक्य, प्रसंग, उच्चारण आदि का ज्ञान प्रदान करता है।
इसके उपरांत शिक्षक हिंदी भाषा के वाक्य, शब्द आदि का उच्चारण करता है तथा विद्यार्थी उसे अपनी मातृभाषा में स्पष्ट करते हैं। जब विद्यार्थियों को हिंदी भाषा का पर्याप्त ज्ञान हो जाता है, तब केवल अध्यापक कठिन शब्दों के अर्थ ही उनकी मातृभाषा में स्पष्ट करता है। तो समन्वय पद्धति में मातृभाषा और हिंदी भाषा में समन्वय स्थापित करके उनके बीच का समानता और विभिन्नता को स्पष्ट किया जाता है। इस पद्धति में मातृभाषा के प्रयोग से कम हिंदी भाषा दोनों का ज्ञान प्रदान किया जाता है। विद्यार्थी हिंदी भाषा के नियमों, व्याकरण संरचना आदि को समझ पाते हैं। इस पद्धति में महंगे उपकरणों, जिस तरह से गणक यंत्र आधारित पद्धति में महंगे उपकरणों का प्रयोग किया जाता था, उस तरह इस पद्धति में महंगे उपकरणों का प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद आता है शब्द परिवर्तन पद्धति। हिंदी भाषा के शिक्षण के लिए जब हमने द्वितीय और तृतीय भाषा या विदेशी भाषा में के रूप में हिंदी भाषा का शिक्षण करना होता है, तब सभी संप्रत्यों के लिए हम को स्पष्ट करने के लिए हम व्याकरण पद्धति तथा प्रत्यक्ष पद्धति का प्रयोग नहीं कर सकते। ऐसे में हम शब्द परिवर्तन पद्धति का सहारा लेते हैं या शब्द परिवर्तन पद्धति का प्रयोग करना हमें पड़ता है। इस पद्धति में एक वाक्य के एक से अधिक शब्दों में परिवर्तन करके, एक वाक्य के एक या एक से अधिक शब्दों में परिवर्तन करके हिंदी भाषा का ज्ञान दिया जाता है। शिक्षक सबसे पहले हिंदी में एक आदर्श वाक्य का चयन करता है जो व्याकरण सम्मत होता है। शिक्षक उसका आदर्श सस्वर वाचन करता है। जिस वाक्य का शिक्षक चयन करता है, तो वो एक तो व्याकरण सम्मत होता है और दूसरा उसका आदर्श सस्वर वाचन करता है, मतलब शिक्षक स्वयं वाचन करता है और विद्यार्थी उसका अनुकरण वाचन करते हैं। इस पद्धति का मूलाधार वाक्य कहा जाता है। जिस एक वाक्य को अध्यापक चयन करता है, जिसका उस वाक्य को क्या कहा जाता है? मूलाधार वाक्य कहा जाता है। उसके पश्चात शिक्षक उस वाक्य के एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रख देता है, उसका आदर्श सस्वर वाचन करता है तथा विद्यार्थी उसका अनुकरण वाचन करते हैं। यही प्रक्रिया 4-5 बार दोहराई जाती है। उदाहरण के लिए अध्यापक एक आदर्श वाक्य मूलाधार वाक्य चुनता है, जो है जैसे कि राम दरवाजा खोलता है। तो इस वाक्य में शिक्षक ने क्या करना है? एक शब्द को परिवर्तित करना है, मतलब एक वाक्य में एक शब्द का परिवर्तन करता है। तो यहाँ पे राम दरवाजा खोलता है। अब अगले में जो परिवर्तन वाक्य होता है उसमें राम खिड़की खोलता है, दरवाजे की जगह खिड़की का प्रयोग किया गया है। फिर राम पत्र खोलता है, फिर पत्र का राम संदूक खोलता है। तो जो मूलाधार वाक्य है उस वाक्य से एक शब्द का परिवर्तन कर दिया जाता है और इस तरह से विद्यार्थी के शब्द भंडार में अनेक वाक्य एकत्रित हो जाते हैं। तो ये आपकी क्या है? शब्द परिवर्तन पद्धति है। इस पद्धति में मूलाधार जो वाक्य होता है वो व्याकरण सम्मत होता है, इसलिए हिंदी भाषा के व्याकरणिक नियमों का ज्ञान भी विद्यार्थी को प्राप्त हो जाता है। उसके बाद अंत में आती है संरचनात्मक पद्धति या विधि। तो संरचनात्मक पद्धति या विधि को अंग्रेजी में स्ट्रक्चरल मेथड कहा जाता है। इस पद्धति में हिंदी शिक्षण की प्रत्यक्ष पद्धति के लगभग सभी गुण विद्यमान होते हैं। जो गुण प्रत्यक्ष पद्धति में है उसी के समान मिलती जुलती पद्धति है संरचनात्मक पद्धति। इन दोनों पद्धतियों में मूल अंतर क्या है? इन दोनों पद्धतियों में मूल अंतर यह है कि संरचनात्मक पद्धति में
हिंदी भाषा सिखाते समय केवल चुने हुए वाक्यों की संरचना या गठन की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। कुछ वाक्यों को चुन लिया जाता है, उन्हीं वाक्यों की संरचना के बारे में बताया जाता है। शब्दों को रटने पर ध्यान नहीं दिया जाता। शब्दों को रटने के लिए उत्साहित विद्यार्थियों को नहीं किया जाता है। इस पद्धति में हिंदी भाषा को विभिन्न इकाइयों में विभाजित कर लिया जाता है और प्रत्येक इकाई या गठन हिंदी व्याकरण के किसी न किसी नियम पर आधारित होते हैं। भाषा को क्या इकाइयों में विभाजित कर लिया जाता है और जो ये इकाई होती है या गठन होते हैं वो व्याकरण के किसी न किसी नियम पर आधारित होते हैं। एक कालांश में केवल एक गठन का शिक्षण कार्य किया जाता है। शिक्षक प्रत्यक्ष पद्धति का प्रयोग करते हुए सबसे पहले एक गठन का परिचय देता है। सरल इकाई या गठन का परिचय सबसे आरंभ किया जाता है। सरल गठनों के शिक्षण के बाद, सरल इकाइयों के शिक्षण के बाद जटिल या कठिन इकाइयों का शिक्षण दिया जाता है। इस प्रकार संरचनात्मक पद्धति व्याकरण सम्मत होती है और हिंदी भाषा का ज्ञान प्रदान करना सरल हो जाता है। इसमें हिंदी भाषा के शब्दों का प्रयोग करने का पर्याप्त अभ्यास कराया जाता है और भाषा के चारों कौशलों का भी विकास हो जाता है। तो प्रिय प्रशिक्षुओं, आज हमने चर्चा की कि हिंदी शिक्षण में भाषा शिक्षण पद्धति क्या है और भाषा शिक्षण की प्रमुख पद्धतियाँ कौन-कौन सी है। धन्यवाद।